Very good afternoon. Today we are starting our next chapter, that is stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज में हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस, मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और एक हो गया हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इन अ स्टॉक एक्सचेंज। बाकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या शॉर्टकमिंग्स आपकी मर्जी है आपको करने हैं या नहीं। बाकी ये दो तीन पॉइंट्स तो हैं ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और एक ये फैक्टर्स वाला। सो आज हम इस क्लास में इस वाले चैप्टर को फिनिश अप कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो पहली बात तो स्टॉक एक्सचेंज हमारा 2 वर्ड्स से मिलके बना है। कौन कौन से 2 वर्ड्स से? स्टॉक से और एक्सचेंज से। और स्टॉक होता क्या है हमारा? एक पार्ट और फ्रैक्शन ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, और दूसरा होता है एक्सचेंज विच मीन्स अ मार्केट फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग। ठीक है, एक्सचेंज क्या होता है? परचेज करना फिर उसको सेल कर देना। तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट या प्लेस, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट में ही होता है। ठीक है, पहले इसको समझने की कोशिश करो कि स्टॉक एक्सचेंज एज अ मार्केट और अ प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पे खरीदी जाती हैं फिर बेच दी जाती हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सुना है? हाँ हाँ, एग्जैक्टली, जो फर्स्ट टाइम में खरीदी जाती हैं और फिर बेच दी जाती हैं, तो फिर बाद में वो क्या बन जाती है हमारी? सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज। तो डील्स इन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स बट ऑल्सो इन वेरियस अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पुरानी है ये, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, National Thermal Power Corporation, etc. Therefore, it is also called securities market or securities exchange. It is a secondary market of securities. ये secondary market है हमारी, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं, उन्हीं के बारे में हम सोचते हैं कि हाँ इसको परचेज करना है या सेल करना है, तो आर अलाउड टू बी डेल्ट, यानी कि उन्हीं की डीलिंग्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, विद ऑन फ्लोर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है ना, हाँ, और भी हैं, आप सब नाम लिखते जाओ। ठीक है, दिस मार्केट इज ओपनली ओनली टू मेंबर्स, मोस्ट ऑफ whom आर ब्रोकर्स एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स बॉन्ड्स। इसमें कौन कौन से एक्टिविटी होती हैं? जैसे बाइंग, सेलिंग, किसकी? शेयर्स की, डिबेंचर्स की और बॉन्ड्स की, इन 3 की। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होता है ऑफ अ सोसाइटी ऑफ अ कंपनी। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन नंबर। हाँ, जो मेंबरशिप होती है ना स्टॉक एक्सचेंज की, ये यही कह रहा है कि जो इसमें मेंबर्स होते हैं ना वो लिमिट कर दिए जाते हैं। कैसे लिमिट कर दिए जाते हैं? उनकी लिमिट क्या है? वेदर इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, तो ये, हाँ एग्जैक्टली, उनके कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होता है कि उनको कितने टीम मेंबर्स चाहिए अपने टीम में। ठीक है, तो जो हमारे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है वो डिफाइन करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को एज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, इसको एड ऑन कर लेना अपनी उसमें डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई थी। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 हैज डिफाइंड एज द स्टॉक एक्सचेंज एज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating, controlling and business of buying and selling and dealing with securities according to पाइल। पाइल क्या कहते हैं आप सिक्योरिटी एक्सचेंज के बारे में? कि भाई ये तो एक मार्केट प्लेस है हमारा, ठीक है, जहां पे क्या होता है? सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड देयर ऑन मे बी बॉट एंड सोल्ड फॉर आइदर इन्वेस्टमेंट और फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, किसी को पता है? जब हम अपनी कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है या फिर कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट की, कम रेट पर हमने इन्वेस्ट किया, किस रिस्क को उठाकर? कि भाई हमें आने वाले 5 साल के अंदर इसका 5 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्पेक्यूलेशन। ये बहुत ज्यादा कहाँ पे, कहाँ किस किस फील्ड में चलता है? हाँ, जब कोई ट्रेडिंग इन शेयर्स करता है, शेयर्स में ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, लॉटरी टिकट, हाँ, इन सब में भी स्पेक्यूलेशन करते हैं।
एग्जैक्टली तो अब केएल गर्ग ने एक और डेफिनेशन दी है हमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो एंगेज होते हैं इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स बॉन्ड्स शेयर्स फॉर द पब्लिक ऑन कमीशन एंड गाइडेड बाय द सर्टेन रूल्स एंड यूसेजेस। ठीक है, अब इसके बारे में ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, इसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, कुछ फीचर्स स्टार्ट करते हैं हम अपने। ये पहला फीचर है हमारा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, लोकेशन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्निंग बॉडी कंट्रोल्ड बाय यूएस यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल। ये हमने पढ़े थे ना, उसी के पार्ट को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ सिस्टमैटिक मार्केट फॉर बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इट प्रोवाइड्स रेडी मार्केटेबल टू सिक्योरिटीज। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन और कॉर्पोरेट बॉडी। इट मे बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, voluntary non-profit organization. It is owned by private sector but supervised by government. ये हमारी गवर्नमेंट ही सुपरवाइज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। एलिमेंट क्या है हमारे? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑनिंग स्टॉक्स एंड ऑनिंग बॉन्ड्स ओके इन द कॉर्पोरेशन, इसके बीच का डिफरेंस। तो ऑनिंग स्टॉक हमारा एक इक्विटी भी होता है। यू एसेंशियली ओन अ पोर्शन ऑफ द कंपनी। पता है ना स्टॉक क्या होता है? इक्विटी। वेट अभी लिखती हूँ मैं। वन क्वेश्चन अराइज फ्रॉम वन स्टूडेंट कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑनिंग स्टॉक एंड ऑनिंग बॉन्ड्स। ओके, तो पहला तो ये समझो कि एक स्टॉक को ही हम इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इक्विटी है हमारा क्या होता है? एक पोर्शन ऑफ द कंपनी। एग्जैक्टली। और जो ऑनिंग बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं? यू आर अ क्रेडिटर। अगर तुमने बॉन्ड्स खरीद रहे हो या तुमने ओन किए बॉन्ड तो यू आर अ क्रेडिटर टू द कॉर्पोरेशन। ठीक है, और दूसरा कि रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जो ऑनरशिप होती है स्टॉक की वो इन्वॉल्व करती है हाई रिस्क पोटेंशियली हायर रिवॉर्ड्स। क्लियर? और जो अगर हमारे बॉन्ड्स में या देखें कि रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड पेमेंट हमें मिलती है। कैसे? फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ उस पर होते हैं ना, जैसे 10% बॉन्ड्स हम कहते हैं। ठीक है, 10% बॉन्ड्स हम लिखते हैं जैसे, तो 10% पे क्या होता था? हमें ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इस वजह से। तो जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो लेंडर्स होते हैं पहली बात तो। ठीक है, जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना उसको नोट डाउन करते जाओ ताकि ये जो अभी क्वेश्चन अराइज हुआ है बाद में ना हो। हु प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी, ये हमें प्रोवाइड करते हैं कैपिटल टू द कंपनी। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, उसके बाद और रिटर्न में हमें क्या मिलता है? हाँ, रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल एट द मेच्योरिटी। एग्जैक्टली। और जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो हाई रिस्क इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि बाद में हमें फ्यूचर में हाई रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और वोटिंग राइट्स की बात करें तो वोटिंग राइट्स में क्या हमारा कंसेप्ट है? वोटिंग राइट्स हमारे स्टॉक को मिलता है लेकिन बॉन्ड्स को नहीं मिलता। ठीक है, बॉन्ड होल्डर्स को नहीं मिलेगा। और जो अगर हम बात करें कि स्टॉक प्राइस कैन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी। ठीक है, वॉलेटिलिटी क्या होता है? अस्थिरता। ये हमारी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होती है। ठीक है, और मार्केट फ्लक्चुएशंस किस वजह से होते हैं स्टॉक में, कोई बता सकता है? आप कमेंट करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी मार्केट फ्लक्चुएशंस में। और अगर हम इसकी बात करें तो बॉन्ड होल्डर में लेस वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती हैं पीरियोडिक टाइम पे, फिक्स्ड इंटरवल पे। तो मार्केट फ्लक्चुएशंस होती है हमारी जैसे कि इकोनॉमिक, एक मिनट, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक कंडीशंस पे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा कंपनी की परफॉर्मेंस पे, तीसरा इन्वेस्टर की सेंटीमेंट्स पर कि क्या वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, इतना कैपेबल है
ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट फ्लक्चुएशंस पे बेस होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर ब्रोकर, लोकेशन, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्निंग बॉडीज। ये हमारे क्या है? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। गवर्निंग बॉडी में क्या क्या होगा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस, गवर्नमेंट नॉमिनीज। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल्ड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ये कहते हैं कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ यूएस स्टॉक एक्सचेंज आर कंट्रोल्ड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय SEC। इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, वो कैंसिल कर देते हैं उनका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तीसरा फिर है हमारा 9th पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्निशन। स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रिकॉग्निशन मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। सेंसिटिव टू इवेंट्स। Stock exchange are extremely sensitive to economic political events taking place within and outside the country. Nerve center of the economy. Stock exchange क्या है हमारा? Nerve center of the economy. ठीक है, stock exchange is regarded as nerve center. Any event has its reflection on share price. नेक्स्ट है रेज फंड्स बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। ये इनेबल करता है एंटरप्राइज को ताकि वो फंड्स राइज कर सके, शेयर प्राइस को राइज कर सके। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट्स, एक्सचेंज और इंडाइसेस। स्टॉक मार्केट क्या होता है? प्रोसेस और फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टर्स बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक विद वन अनदर। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक्चुअल इंटरमीडियरी दैट कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स। स्टॉक इंडेक्स क्या होता है? अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें इंडेक्सेस हम पढ़ते थे ना इकोनॉमिक्स में, क्या क्या था? फिशर, लास्पेस और एक कंबाइन, जिसमें हम फिशर और लास्पेस को बीच में मल्टीप्लाई करते थे उनकी हाँ फॉर्मूले में। याद आया? P0 Q0 अपॉन P1 Q1, ये पढ़ा था ना? हाँ, तो वही इंडेक्सेस। तो ये क्या है? हमारे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टॉक्स दैट इज यूज्ड टू ट्रैक देयर कलेक्टिव परफॉर्मेंस। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज कोरिलेटेड विद ईच अदर, सो कोरिलेशन करना सीखो। व्हाट इज द स्टॉक ट्रेडिंग? स्टॉक ट्रेडर्स कौन होते हैं? स्टॉक ट्रेडर्स बाय और सेल स्टॉक्स टू कैपिटलाइज ऑन डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस। दीज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आर बेटिंग दैट दे कैन मेक अ few bucks in the next minute, hour, day or month, rather than buy stock in a blue chip company or for years or even decades. तो स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है? जो बाय और सेल करते हैं स्टॉक्स को कैपिटलाइज करने के लिए डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस। डेली प्राइस फ्लक्चुएशन आपको तो पता है ना, पर मिनट के हिसाब से भी फ्लक्चुएशंस चलते हैं। तो डेली, पर डेली तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब है ये हमारे मेथड्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स जो हैं इस चैप्टर के डे ट्रेडिंग। अभी आगे पढ़ेंगे, रुको। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस कौन कौन से हैं। अभी हमने क्या पढ़े थे? फीचर्स। अब है हमारे फंक्शंस। पहला मार्केटेबिलिटी और प्राइस कॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या है? इजी मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, एज सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड कन्वीनियंटली ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ट्रांजेक्शन क्यों? क्योंकि रेगुलरली प्लेस होती है तो कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है डीलिंग्स में। ठीक है, तो प्राइस कोटेड आर ड्यूली रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग पब्लिक। जो पब्लिक इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि उनको रोज रोज डेली रिकॉर्ड उनके पास हो सके और ताकि वो उनको रिपोर्ट की जा सके कि प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ साथ मॉडरेट भी है। अभी जो हमारी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेस है, हाँ एग्जैक्टली, हाँ जिनको इंटरेस्ट होगा वो रोज ही देखते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग सरप्लस सेविंग्स। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स ऑफ द कंट्री। इट इज बिकॉज थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ द सेविंग्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर मेड अवेलेबल टू द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। सरप्लस सेविंग करना यानी कि हाँ बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस। इंटेंसिटी क्या है बाइंग और सेलिंग की? सिक्योरिटीज की राइज होती है, कभी गिरती है। इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज रिफ्लेक्ट द इन्वेस्टर असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस।
इकोनॉमिक कंडीशन कैसे अफेक्ट करती है भाई? अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो गया तो पब्लिक बहुत ही कम इंटरेस्ट रखेगी उनको परचेज करने में, ठीक है। जब कम परचेज होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक कंडीशन पे नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, इकोनॉमिक कंडीशन से अफेक्ट पड़ा ना, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक कंडीशंस का ही तो पार्ट है। इंटरेस्ट रेट बढ़े, इंटरेस्ट बढ़ गए तो अब क्या होगी? परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक कम हो जाएगी, जो बैंक से वो पैसे बोरो करते थे उनकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टर का असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक और बिजनेस कंडीशन रिफ्लेक्ट करता है किससे? हाँ, जब इंटेंसिटी या उसकी प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज राइज या फॉल होती है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस प्रॉस्पेरिटी प्राइजेस टेंड टू बी राइज, प्राइस बढ़ेंगे। हाँ, प्राइस टेंड टू फॉल व्हेन देयर इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और व्हेन बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन। बियरिश और बुलिश पीरियड पढ़ा है? बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे 12th में। हाँ एग्जैक्टली, बियरिश मतलब ठंडा होना मार्केट, तो ठंडा जब मार्केट हो गया तो सब कुछ फॉल होगा ना, प्राइसेस वगैरह, स्पेक्यूलेशन भी बिल्कुल डाउन। और बुलिश में क्या होगा? हाँ, बुलिश में एकदम से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो स्लो डाउन क्योंकि डिप्रेशन हो गया मार्केट में, ये बियरिश टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद है चेंज इन सिक्योरिटी प्राइसेस आर नोन टू बी हाईली सेंसिटिव टू चेंजिंग इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस। तो इन द अदर वर्ड्स ऑफ अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने एक और थ्योरी दी थी इकोनॉमिक्स में, कोई बता सकता है? कमेंट करो। स्टॉक एक्सचेंज आर नॉट मियरली द चीफ थिएटर्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, दे आर ऑल्सो बैरोमीटर विच इंडिकेट द जनरल कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द बिजनेस, ठीक। अब है मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। मोबिलिटी क्या है कि स्टॉक एक्सचेंजेस फर्निशेस एन ओपन एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, सेविंग इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू कैश। जब ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी होता है एक जगह से दूसरी जगह पर अपने रिसोर्सेज को या कंपनी के रिसोर्सेज को इतनी कैपेबिलिटी होना कि वो ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? अब देखो, कैश और कैपिटल तो ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन जो आपने एक सुना यूनिक रिसोर्सेज, यूनिक रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? कोर कंपिटेंसीज, थ्रेशहोल्ड रिसोर्सेज, ये हम इनको एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल नहीं कर सकते। मोबाइल मतलब वो मोबाइल नहीं जिसमें आप यूज करते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो नहीं। मोबाइल मतलब मोबिलिटी, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि इमोबाइल होने चाहिए कंपनी को, अगर इमोबाइल रिसोर्सेज होने चाहिए अगर कंपनी को यूनिक विजन पर पहुंचना है, कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, ठीक है। इमोबाइल रिसोर्सेज रखो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो सके। इनिमिटेबिलिटी सुना है? ये इसी का ही एक सिनोनिम वर्ड है, इनिमिटेबिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, कोई इन्हें परचेज ना कर सके। क्लियर? नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग्स आर एनकरेज्ड व्हेन पीपल कम। सेविंग्स तब एनकरेज होती हैं जब पीपल come to know about the avenues of investment. Stock market educate investors as regard where and how to invest their savings for a fair return, ठीक है। नेक्स्ट है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर कौन से होते हैं? ऑब्वियसली जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो रिस्क को, हाई रिस्क इसलिए लेते हैं ताकि उनको हायर रिवॉर्ड्स मिल सके, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर। Stock exchange bring about equilibrium in the prices of the securities which are bought and sold by speculators. Speculators generally buy securities in anticipation of rise in the prices. वो ये सोचते हैं कि हम आज इस सिक्योरिटी को खरीद लेते हैं ताकि अगले 5 साल के अंदर अंदर इसके प्राइजेस 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएं या 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। इस होप में वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर बाइंग प्राइस डू नॉट डिक्लाइनिंग, तो एज लो एज माइट हैव बीन द केस ऑफ विदाउट देयर बाइंग, तो अगेन व्हेन प्राइसेस आर हाई स्पेक्यूलेटर्स सेल, इसलिए एंटिसिपेशन ऑफ डिक्लाइन इन प्राइसेस,
ठीक है, तो देयर सेलिंग प्रिवेंट्स प्राइस राइजिंग टू हाई। ये जो बेच देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि प्राइस जो राइज होने थे वो प्रिवेंट हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज रेगुलेट एक्सेसिव प्राइस फ्लक्चुएशंस, बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस को क्रिएट कर देते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब है शिफ्टिंग प्रोसेस। शिफ्टिंग क्या होता है? जब जनरली प्रेफर टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रिलेटिव रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड विद द डिफरेंट सिक्योरिटीज। जब वो प्रॉपर असेसमेंट करते हैं एक रिलेटिव रिस्क का या रिटर्न का, जो एसोसिएट होती है किससे? डिफरेंट सिक्योरिटीज से। तो कंपैरेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मे बी ग्रास्प्ड बाय द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द डीलिंग्स विच टेक्स प्लेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज में एक वाइज डिसीजन बनाते हैं, एक पर्टिकुलर जो उनके पोर्टफोलियो, जो अच्छा पोर्टफोलियो, हाँ कहते हैं ना कि हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स पोर्टफोलियो, लार्जर पोर्टफोलियोज करने से अच्छा है कि एक साउंड कॉम्पैटिबल पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट किया जाए, उसमें इन्वेस्ट किया जाए, उसको चूज किया जाए। ठीक है, अमंग डिफरेंट सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो चैप्टर भी पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट वही करेंगे। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग लगता है ना काफ़ी। ठीक है, फिर पोर्टफोलियोज डन हुआ। नेक्स्ट क्लास के लिए फैसिलिटेट्स रिसोर्स एलोकेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन फंड्स फ्लो फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल टू मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये रिसोर्स एलोकेशन होता है जब तुम लेस प्रॉफिटेबल से मोर प्रॉफिटेबल की तरफ जा रहे हो। मोबिलिटी ऑफ फंड्स होती है इससे। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी आर एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। उसे कहते हैं कि विदाउट द स्टॉक एक्सचेंज सेविंग्स ऑफ द कॉन्टिन्यूटी सिन्यूज of the economic progress or productive efficiency would be used much less completely and be much more wasteful than they are now. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शंस हैं कि सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी इन डीलिंग्स। स्टॉक एक्सचेंज सेटिस्फाई करते हैं खुद को अबाउट जेन्युइननेस और साउंडनेस ऑफ द कंपनी टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। ये देखो, इन्वेस्टर्स हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज डीलिंग इन वेरियस प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। तो इससे क्या होता है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन डीलिंग्स रहती है, क्योंकि हर रीजन और हर स्टेट में, हर इंडस्ट्री में गेट्स फेयर शेयर ऑफ द इन्वेस्टर्स अटेंशन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर सेविंग। नेक्स्ट है हमारा इजी लिक्विडिटी। इजी लिक्विडिटी में क्या होता है कि इन्वेस्टर ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं कि लिक्विडिटी ही हो हमारे इन्वेस्टमेंट में, यानी कि इजी कन्वर्जन इनटू कैश हो। ये नहीं कि सालों तक हमें वेट करना पड़े कि ये कब इनको ये सेल होंगे, कब इनके कस्टमर्स आएंगे, कब इन्वेस्टर्स आएंगे जो इसको परचेज करेंगे और हमें हमारी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एश्योर करे कि भाई लिक्विडिटी हो जाएगी जब उनको ज़रूरत होगी, व्हेन इन्वेस्टर्स नीड, जब उनको ज़रूरत होगी। ठीक है, एक्यूरेट और कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सेल्स। कितनी, हाँ, जो इन्फॉर्मेशन, पहले इसको देखो, जो इन्फॉर्मेशन है जो सप्लाई करते हैं ना न्यूज़पेपर्स, मतलब एडिटर जो न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ का, ये हमें एक्यूरेट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही हेल्प करती है सर्टेन द ट्रेंड ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड प्रमोट्स हेल्दी स्पेक्यूलेशन। इन्वेस्टर्स को ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि उनको प्रोवाइड किया जाए एक करेक्ट एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिस्टेड कंपनीज, ऑफिशियल ईयर बुक, ये बहुत फेमस बुक है जिसमें ये प्रूव टू बी वेरी यूजफुल टू इन्वेस्टर इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स इन री इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टर कभी कभी क्या करता है, स्विच करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू अदर डिपेंडिंग ऑन विच विल बी मोर रिवॉर्डिंग, कौन सी ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, अगर शेयर्स या डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी आर ग्रेटर। ये तो हम दोनों अभी पढ़ चुके हैं, जो अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना एक ने कि ओनिंग स्टॉक और ओनिंग बॉन्ड्स वाला, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे स्टॉक्स वाले हैं, इक्विटी वाले, उनके वोटिंग राइट्स भी होते हैं, उनको हायर रिस्क में हायर रिटर्न्स भी मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं कि सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी भी होती है। ठीक है, ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक पार्ट भी बन जाते हैं कॉरपोरेशन के, पार्ट ऑफ कॉरपोरेशन। तो इसलिए कौन सा बेनिफिशियल है, मुझे तो इक्विटी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। बट बॉन्ड्स में एक
अच्छा ये है कि उनके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं जो कि हर पीरियोडिक इंटरवल पर उनको मिलती रहती है, चाहे वो काम करे या ना करे, क्योंकि वो क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह मेथड्स देखो, मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज जो मैं बता रही थी ये। तो पहला है हमारा डे ट्रेडिंग, जो इन्वॉल्व करता है बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन द सेम ट्रेडिंग डे। ठीक है, डे ट्रेडिंग है ना, तो इसलिए दिन दिन में। तो डे ट्रेडर्स एम टू कैपिटलाइज ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स एंड टिपिकली डू नॉट होल्ड पोजीशन ओवरनाइट। वो पूरी रात अपनी पोजीशन को नहीं इस्तेमाल करते, नहीं होल्ड करते, वो क्या करते हैं, सिर्फ डे के लिए होते हैं। ठीक है, तो दिस अप्रोच रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस, rapid decision making. Day trading is also known for its intensity and requires a deep understanding of the market dynamics. Next है swing trading. Swing trading क्या होता है, seek to capture price swings, जिसमें price fluctuate होते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती रहती हैं, तो इनके नाम से पता चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरली क्या होता है 6 मंथ टू 2 ईयर्स तक। ठीक है, मीडियम टर्म रेंज। अनलाइक डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडर्स मे हेल्ड पोजीशंस फॉर सेवरल डेज और वीक्स। ठीक है, डेज में भी चलते हैं, वीक्स में भी चलते हैं, मंथ्स में भी चलते हैं। दिस मेथड रिलाइज ऑन टेक्निकल एनालिसिस, chart patterns and trend identification. Swing traders aim to benefit from market volatility while avoiding the need for constant monitoring, making it suitable for those with a less time intensive approach, जिनको जल्दी ही अपनी इन्वेस्टमेंट को इनटू कैश में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग होती है। पोजीशन ट्रेडिंग होती है जब वो होल्ड करते हैं पोजीशन टू फॉर एन एक्सटेंडिंग पीरियड रेंजिंग फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स और इवन ईयर्स। ठीक है, तो ट्रेडर्स बेस डिसीजन ऑन फंडामेंटल एनालिसिस फोकसिंग ऑन ओवरऑल हेल्थ एंड पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो दिस मेथड इज लेस कंसर्न विद शॉर्ट टर्म प्राइस। इनको शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड पर फोकस करते हैं। ठीक है, पेशेंट अप्रोच इसमें यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप मंथ और ईयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा एल्गोरिथम ट्रेडिंग। ये क्या होता है? एल्गो ट्रेडिंग, यूज ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। दीज एल्गोरिथम कैन एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ मार्केट डाटा, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, एग्जीक्यूट ट्रेड्स एट हाई स्पीड्स। ठीक है, और ये हेज फंड्स को भी यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट इनएफिशिएंसीज। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अंडर वैल्यूड स्टॉक विद द पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, बट ओनली स्टडी रिलेटेड। बाकी की बाद में जो भी डाउट्स होंगे बाद में देखेंगे, अभी पहले इस पर फोकस कर लो। इन्वेस्टर्स यूजिंग दिस मेथड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो वैल्यू इन्वेस्टर फोकस किस पर करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी पे। वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, किस में इन्वेस्ट करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी पर, एमिंग टू बाय एसेट्स एट अ डिस्काउंट। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड फॉलोइंग आइडेंटिफाइंग, इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग एंड फॉलोइंग प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड्स, जो मार्केट ट्रेंड्स हमारे रह चुके हैं पहले। ठीक है, प्रिवेलिंग कह सकते हो या फिर कह सकते हो आप प्रीवियस। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडर्स यूजिंग दिस मेथड एम टू राइड मोमेंटम एट अ एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। ट्रेंड फॉलोअर्स यूज टेक्निकल एनालिसिस टूल्स टू आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स। ये है हमारा ट्रेंड फॉलोइंग। नेक्स्ट है पेयर्स ट्रेंड्स। पेयर्स ट्रेंड्स में क्या इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली, ये हमारे क्या थे? एग्जैक्टली मेथड्स। किसके मेथड्स थे? स्टॉक एक्सचेंज के। अभी एक कमेंट आया, मैम ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो स्टॉक एक्सचेंज के मेथड्स चल रहे हैं जो कि हम पिछले 7 पढ़ चुके हैं, ये हमारा लास्ट है। ट्रेंड फॉलोइंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पोजीशन ट्रेंड, हाँ
हाँ एग्जैक्टली। पोजीशन ट्रेडिंग, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग नहीं पढ़ा ना हमने, किसी ने बोला भी नहीं कि मैम स्कैल्पिंग नहीं हुआ। स्कैल्पिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जहां ट्रेडर एम करते हैं टू प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स, छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट से क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। स्कैल्पर एग्जीक्यूट न्यूमरस ट्रेड्स इन अ डे, ठीक है, होल्डिंग पोजीशन फॉर ओनली अ फ्यू मिनट। दिस मेथड रिलीज ऑन अ टाइट स्प्रेड एंड हाई लिक्विडिटी। स्कैल्पिंग डिमांड्स क्विक डिसीजन मेकिंग, अ कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू रियल टाइम डाटा। ये बहुत अच्छी बात है कि ये रियल टाइम डाटा ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब है हमारा पेयर्स ट्रेडिंग। पेयर्स ट्रेडिंग इन्वॉल्व करता है कि साइमल्टेनियस टेकिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन अ टू कोरिलेटेड एसेट्स। ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेटिव वैल्यू बिटवीन टू एसेट्स टू कन्वर्ज, एमिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंसेस। Pairs trading is often employed in a volatile markets and it requires a deep understanding of the relationship between chosen asset pair। जो asset आपने choose किए हैं उसका एक करेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करना, करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना, ताकि हाँ उसको एम्प्लॉय करना एक वॉलेटाइल मार्केट में। वॉलेटाइल मतलब जो स्विच करता रहता है, बहुत ही अनसर्टेन, तो वो रिक्वायर करता है कि डीप अंडरस्टैंडिंग हो इनकी, ताकि उनके रिलेशनशिप को हम अच्छे से जान सकें, ठीक है, क्लियर। तो मेथड समझ आ गए, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक एंडाइसिस हो गया और फीचर्स हो गए, क्लियर, ठीक है। फिर बाकी कल हम पोर्टफोलियो करेंगे जो आपके रिक्वेस्ट पर चलेगा। ओके।